ऑल, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। आज हम बात करेंगे परमानेंट हेयर एक्सटेंशन की। दरअसल लंबे और घने बाल खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। अधिकतर लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनके बाल सबसे अच्छे दिखें। खास तौर से महिलाएं बालों को लेकर ज्यादा ही अटेंटिव रहती हैं। जिन महिलाओं के बाल छोटे हो जाते हैं या फिर हल्के हो जाते हैं, वे आजकल हेयर एक्सटेंशंस का सहारा लेने लगी हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हेयर एक्सटेंशन क्या होता है, ये बालों के लिए कितना सेफ माना जाता है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फैशन एजुकेटर अमृत कौर जी। अमृत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। तो मैम, आज हम परमानेंट हेयर एक्सटेंशन और टेम्पररी हेयर एक्सटेंशन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपसे ये जान लेते हैं, क्या होता है परमानेंट हेयर एक्सटेंशन? परमानेंट हेयर एक्सटेंशन तीन टाइप के होते हैं। एक होता है कैरेटीन हेयर एक्सटेंशन, एक होता है नैनो बीट का होता है, और एक होता है टेप ऑन। तो ये तीन हेयर एक्सटेंशन हम मोस्टली यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज होता है नैनो बीट। नैनो बीट आपके छोटे छोटे बालों के साथ हम हेयर एक्सटेंशन को एक छोटे से नैनो टाइप का एक छोटा सा बीट होता है, उसके साथ अटैच कर देते हैं। इसको हम हेयर एक्सटेंशन बोलते हैं, और ये आजकल बहुत चलन में है, बहुत लोग लगवा रहे हैं, और ये अच्छा भी रहता है। नैनो बीट सबसे अच्छा रहता है। तो नैनो बीट सबसे अच्छा रहता है, लेकिन क्रेज हम देख रहे हैं जिस तरीके से अमृत जी लगातार इसका बढ़ता जा रहा है। हर शहर में, बड़े बड़े शहर, मेट्रो शहर की बात करें या हम सबसे पहले बात राजधानी रायपुर की कर लेते हैं, यहाँ कितना क्रेज इसका बढ़ रहा है? बहुत क्रेज है, बट यहाँ पे मोस्टली लोग हेयर एक्सटेंशन जो टेम्परेरी होते हैं वो यूज करते हैं। परमानेंट हेयर एक्सटेंशन बहुत कम लोग यूज करते हैं, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट भी बहुत हैं, जिसकी प्रॉपर नॉलेज लोगों को नहीं है, और उसको कैसे यूज किया जाता है, कैसे कैरी किया जाता है, इसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होगी तो आप हेयर एक्सटेंशन परमानेंट लगाएंगे, ना कि टेम्परेरी लगवाएंगे। तो परमानेंट लगाएंगे, टेम्परेरी नहीं लगाएंगे। कितने प्रकार के होते हैं एक्सटेंशन, क्या क्या? जिस तरीके से हमें पता चला है सिलिकॉन भी यूज किया जाता है, रियल हेयर भी यूज किए जाते हैं, कौन सा बेहतर होता है? रियल हेयर होते हैं, और रियल हेयर को बहुत प्रॉपर तरीके से जो हमारे बाल झड़ते हैं, या जो हम सैलून में कटिंग से बाल निकालते हैं, इन हेयर्स को, या फिर मंदिरों में जो बाल दान दिए जाते हैं, उन बालों को प्रॉपर तरीके से मशीनरी से उनको स्ट्रेट किया जाता है, उनको प्रॉपर हेयर में लाया जाता है, देन उसको हम हेयर एक्सटेंशन के लिए यूज करते हैं। ये थोड़ा सा महंगा प्रोसेस है, बट ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा है। अगर आप हेयर कम है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। महंगे का प्रोसेस क्या आप बता रही हैं, क्वालिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि क्वालिटी की बात करते हैं, समझौता नहीं करना चाहिए। जब हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में, हेयर कलर भी कराते हैं, तो क्वालिटी का ध्यान जरूर रखते हैं, या स्किन का कोई ट्रीटमेंट कराते हैं, तो हेयर एक्सटेंशन में क्वालिटी कितना मैटर करती है? बहुत मैटर करता है। मार्केट में सिलिकॉन हेयर भी मिलते हैं। सिलिकॉन हेयर मतलब नकली हेयर, जो कई लोग परमानेंट मतलब ओरिजिनल हेयर बोल के सेल करते हैं, बट वो ओरिजिनल हेयर नहीं रहते हैं। इसकी पहचान आपको आनी चाहिए, ओरिजिनल हेयर की और डुप्लीकेट हेयर की। और टेम्परेरी हेयर जो होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं, तो लोग बोलते हैं कि हम कम में लगा देंगे। और जो परमानेंट हेयर होते हैं, जो ओरिजिनल हेयर होते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो नेचुरल दिखते हैं, और वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। तो हर सैलून में इसको नहीं लगाया जाता। उसके लगाने का तरीका और इसको मेंटेन करने का तरीका भी हम पार्लर में बताते हैं। तो लगाने का तरीका और मेंटेन करने का तरीका भी आप पार्लर में बताते हैं। तो यही समझ लेते हैं कि आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है, एडवाइस लेके आता है, जिसके बाल बहुत पतले हैं, कई बार हमने देखा आजकल फीमेल्स का भी ऊपर का हिस्सा है वो झड़ के हो जाता है, खासकर कि मदर्स जो होती हैं डिलीवरी के बाद, उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं। तो किस तरीके से आप एडवाइस करती हैं, कैसा एक्सटेंशन लगाना चाहिए? एक्चुअली जब हमारे फ्रंट के हेयर झड़ते हैं, तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बीट्स लगाएंगे, नैनो बीट्स, तो वो दिखते हैं। टेपन भी लगाएंगे तो वो दिखते हैं। इसके लिए आप पैचेस बनवा सकते हैं। परमानेंट ओरिजिनल हेयर के पैच बनते हैं, जो हम जब हमें कहीं रेगुलर जाना हो तब हम उसको यूज करते हैं। अदरवाइज जो परमानेंट हेयर हम नैनो बीट्स बोलते हैं, वो बैक में लगते हैं, जिससे आपके हेयर कवर कर सके। जैसे मान लीजिए आपके हेड में 100 हेयर है, 100 हेयर में हम 100 हेयर के ऊपर 100 हेयर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो नैनो बीट्स भी विजिबल होते हैं। वो दिखेगा कि आपने हेयर एक्सटेंशन लगवाया हुआ है,
तो हम उसके अकॉर्डिंग, अगर आपके 100 हेयर हैं तो उसमें हम 20% मतलब 20 हेयर को ही अटैच करेंगे। तो वो 20 हेयर आपके बैक में अटैच होते हैं ताकि वो हेयर की वॉल्यूम को थोड़ा घना दिखाए। अदरवाइज अगर आपके यहाँ से हेयर गए हैं तो वहां पे आपको हेयर का पैच लगवाना पड़ेगा। पैच लगवाना पड़ेगा। पैच की बात कर लेते हैं अमृत जी, पैच क्या होता है? क्योंकि आजकल फीमेल्स की तो प्रॉब्लम है ही, मेल्स की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज से नहीं, जमाने से प्रॉब्लम है। मेल्स के बाल बहुत कम उम्र में आजकल झड़ने लगे हैं। पैचेस का सहारा लेते हैं, कितने सक्सेसफुल हैं ये मार्केट में? देखिए, पैच भी ओरिजिनल और डुप्लीकेट आते हैं। कई पैच ऐसे होते हैं जो हम टेम्परेरी, जैसे हमने किसी शादी में गए तो फीमेल्स को हम लगा देते हैं, वो लोग लगवाते भी हैं। हेयर स्टाइल में पैच लगते ही लगते हैं फीमेल्स के लिए। पर पैच को आप रेगुलर यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो छोटे छोटे बिट से हम लोग ऐड करते हैं, वो जो क्लिप ऑन होते हैं, क्लिप से ऐड करते हैं, तो उसको अगर आप कोम करेंगे तो झड़ने का डर ज्यादा रहता है। पैच का यूज आप टेम्परेरी कर सकते हैं, आप ओरिजिनल हेयर के पैच बनवाइए और उसको टेम्परेरी यूज कीजिए। अच्छा, हम कुछ अंतर समझ लेते हैं। परमानेंट और क्लिप इन हेयर एक्सटेंशन में क्या कुछ फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, जिससे कि हमारी ऑडियंस क्लियर हो पाए। यदि कोई ट्रीटमेंट करवाने जा रही है या लगवाने जा रही है एक्सटेंशन, तो कौन सा बेहतर होगा? देखिए, बेहतर हमारे ऊपर होता है, मतलब क्लाइंट के ऊपर होता है कि वो उसको कैसे कैरी कर रहा है। अगर आपने परमानेंट हेयर एक्सटेंशन लगाया है, नैनो बीड्स लगवाए हैं या आपने टेप ऑन लगवाया है, तो आपको 15 दिन में एक बार आपको सैलून में आके हेयर वॉश कराना है। हर 3 महीने में आपको हेयर बीड्स को फिर से दोबारा रीइंस्टॉल कराना है। इसका रीजन ये होता है कि आपके हेयर से हम लोग डायरेक्ट आपको नैनो बीड से हेयर को टच कर देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, 3 मंथ में ग्रोथ होती है, वो हेयर नीचे आता है। नीचे जब आता है तो आपस में हेयर गुच्छे में बंधने लगते हैं, जिससे हेयर फॉल होने लगता है। तो क्लाइंट बोलते हैं कि हेयर एक्सटेंशन लगाने से हमारे हेयर पूरे झड़ गए। जब आप 6 महीने साल भर उस हेयर एक्सटेंशन को निकलवाओगे ही नहीं, उसको अप नहीं करवाओगे, तो हेयर आपके हेयर फॉल होंगे ही होंगे 3 मंथ में। और क्या होता है, वो क्लिप से अटैच होता है ना, तो क्लिप जैसे जैसे नीचे आता है तो वो बालों में अड़ता है। बालों में अड़ के वो उलझन टाइप का उसमें पैदा हो जाता है और फिर आप कोम भी नहीं कर सकते और वहां पे जटे टाइप की बन जाती हैं। तो इसलिए 15 दिन में हेयर वॉश करवाइए सैलून में, और 3 मंथ में जो हेयर के आपके जो प्रेस ऑन नीचे आ चुके हैं उसको आप अप जरूर करवाइए। हाँ, क्योंकि ओरिजिनल हेयर की ग्रोथ होती है जब आपके वर्जन हेयर आने लगते हैं, तो उसके बाद प्रेस ऑन नीचे आने लगते हैं और परेशानी होने लगती है। खर्चे की बात कर लेते हैं, क्योंकि हेयर एक्सटेंशन एक अच्छा खासा खर्चा भी है। इसे मेंटेन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कितना खर्चा आ जाता होगा इसे करने से? मैम, अगर आप नैनो बीड्स वाला हेयर एक्सटेंशन कराते हैं या टेप ऑन कराते हैं तो इसकी स्टार्टिंग रेंज 10,000 से 1 लाख तक जाती है। लेकिन अगर आप अपने ओरिजिनल हेयर से आप पैच बनवाते हैं तो वो 5,000 से लेके 50,000 के अंदर तक बन जाता है। 5,000 से 50,000 तक बन जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सपेंसिव भी नहीं है। और लोगों की परेशानी, खास करके लेडीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। क्या हम जिस तरीके से अब हेयर एक्सटेंशन कराते हैं उसमें बाकी प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, जैसे कि हेयर कलरिंग भी कर सकते हैं, कर्ल कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने ओरिजिनल हेयर लगवाए हुए हैं, ओरिजिनल हेयर थोड़े महंगे भी लगते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि क्लाइंट अपने अकॉर्डिंग उसको मोड कर सकता है, कलर कर सकता है, उसको स्ट्रेटनिंग करा सकता है, उसमें कैराटिन, बोटॉक्स, आपको जो कराना है आप करा सकते हैं। इवन आप किसी वेडिंग में गए, आपको हेयर स्टाइल करानी है, कर्ल कराना, आइनिंग कराना है, सब करा सकते हैं। ओरिजिनल हेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अदर प्रोडक्ट जो आप बता रही हैं उसके साथ यदि हम कुछ करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो प्रॉब्लम होती होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बल्कि क्लाइंट जब हेयर एक्सटेंशन कराते हैं तो उसके साथ बोटॉक्स ट्रीटमेंट या फिर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग जरूर करवाते हैं, ताकि वो हेयर आपस में मर्ज हो जाएं और बहुत अच्छे दिखते हैं। जी अमृत जी, ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि जब कोई हेयर एक्सटेंशन कराता है, आप जिस तरीके से बता रही है 15 दिन में शैम्पू करवाने के लिए आपके पास आना चाहिए, लेकिन यदि घर में मेंटेन करना हो तो उसके लिए क्या कुछ एडवाइस करेंगे आप? मैम देखिए, घर में मेंटेन आप ऐसे कर सकते हैं कि आप जैसे डेली हेयर वॉश करते हैं, कई लोग जिम जाना
प्रेफर करते हैं, तो वो डेली हेड वॉश करते हैं। डेली हेड वॉश करने के बाद आपको बहुत अच्छे से कोमिंग करनी है। अगर आप कोमिंग नहीं करते, आप हेड वॉश किया और आपने छोड़ दिया, तो उस जगह पे गठान बनती जाती है और वो एक जड़ जो होती है ना, वैसे टाइप की दिखने लग जाती है। उसके बाद जब वो हमारे सैलून आते हैं तब हमें उसको निकालने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप घर पे वॉश कर रहे हैं तो 15 दिन में एक बार जरूर पार्लर में वॉश कराइए, ताकि हम आपके हेयर एक्सटेंशन को संभाल के रखें और आपके हेयर का लॉस भी ना हो। बकायदा लोग बोलते हैं कि हेयर एक्सटेंशन लगाने से हेयर फॉल बहुत हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि कई लोग मेरे पास जितने क्लाइंट हैं उनका बोलना है कि हेयर एक्सटेंशन लगाने के बाद हमारे हेयर की क्वालिटी बढ़ गई और हेयर और बढ़ने लग गए। उसका रीजन यही है कि आप प्रॉपर किसी अच्छे हेयर आर्टिस्ट के पास पहले हेयर लगवाइए, प्रॉपर जो उन्होंने नॉलेज दी है उसी नॉलेज को आप कंटिन्यू कीजिए उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बहुत महंगा प्रोसेस है। अगर आपने 10,000 20,000 अपने बालों में खर्चा किया है, तो जो आपका हेयर स्टाइलर बता रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, नहीं तो पैसा पानी में जाएगा। अमृत जी, ये भी समझ लेते हैं कोई स्पेशल कॉम भी आता है, क्योंकि जब हमारे आप जिस तरीके से बता रहे बीट्स लग जाते हैं उसके बाद कॉमिंग करने में दिक्कत तो आती होगी, तो इसके लिए कोई स्पेशल कॉम आता है? देखिए, एक हमारा होता है ब्रश, पैडल ब्रश जिससे हम बोलते हैं, आप यूज कीजिए। एक होता है मोटे बीट्स का ब्रश, बस उनको यूज करना है। स्टार्टिंग में जब हम बीट्स लगवाते हैं तो बीट्स लगवाने के बाद सोने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट फिर उसके बाद क्लाइंट को हैबिट हो जाती है। जिनके बाल हल्के होते हैं, उनके एकदम से घने दिखते हैं, तो उनको थोड़ा लगता है कि एकदम से घने दिख रहे हैं तो मुझे हैवीपन लग रहा है, तो 2-3 दिन प्रॉब्लम होती है, बस उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑयलिंग करने वालों को क्या सलाह, क्योंकि आज भी कई लोग हैं बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करते हैं, वो एक प्रोसेस है कि हमें तेल लगाना है फिर अगले दिन सिर धोना है। ऑयलिंग कितनी सक्सेसफुल इस चीज़ में? देखिए, ऑयलिंग आप तब कीजिए जब आप नाइट में घर पे बैठे हैं और आपको मॉर्निंग में कहीं नहीं जाना है, आपने ऑयलिंग किया, सुबह उठ के नहाए, देन ठीक। अगर आप ऑयलिंग करके कुछ डस्ट वाली जगह पे जाते हैं या बाहर मार्केटिंग करते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद डस्ट आपके हेयर में और ऑयल के साथ बैठ जाती है और वो आपके हेयर को इफेक्ट करती है। देख, हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं। ऑयलिंग का भी साइड इफेक्ट ये है कि अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो 2 घंटा बहुत है, 2 घंटा हेयर में छोड़िए, देन उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। रात भर रखना है तो रात को लगाइए और सुबह वॉश कर लीजिए। उसको लगा के आप कहीं जा नहीं सकते, उसको लगा के जा नहीं सकते, क्योंकि डस्ट है और वो जिस तरीके से बालों में इकट्ठी होगी तेल लगाने के बाद, तो वैसे भी बाल बहुत ज्यादा ऑयली होते हैं, चिपचिपा डस्ट पूरा बालों में लगता है। तो ऑयलिंग ना ही करें तो बेहतर होता है घर से निकलने के पहले। और ये भी समझ लेते हैं एक्सटेंशन का, जिस तरीके से आपने ड्यूरेशन बताया 3 से 4 महीने 6 महीने तक रहते हैं, उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को निकाल के जो अपने बालों में एक्सटेंशन भले वो ओरिजिनल हेयर है उन्हें हटा दिया जाता है और फिर नए तरीके से पूरी प्रोसेस की जाती है दोबारा किसी को लगवाना हो तो? हाँ जी, बिल्कुल वही हेयर, क्योंकि आपने हेयर बाय कर लिए, मान लिया आपने 50 हेयर खरीद लिया हमसे 10,000 में, ओके, ठीक है, उसकी लेंथ होती है 18 इंच, 20 इंच, 22 इंच, ऐसे करके आपने जितनी हेयर लेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका रेट होता है। आपने हेयर बाय कर लिया, हेयर आपके पास है, हेयर को आप कभी मत फेंकिए, वो हेयर आपके सालों साल चलेंगे। उन हेयर को लगाने की प्रोसेस बहुत महंगी नहीं रहती है, 3,000 से 4,000 के अंदर वो हेयर लग जाते हैं नैनोबिट्स के सहायते। तो आप कोशिश कीजिए कि आप 3 मंथ में, जब आप 20,000 10,000 20,000 खर्चा कर रहे हैं, तो हर 3 महीने में 2,000 3,000 का खर्चा आप कर सकते हैं, जरूर लगवा लिया करें। तो हर 3 महीने में उन्हें चेंज करवा लिया करें, मतलब बाल वही रहेंगे, उसकी प्रोसेस फिर से होगी और ऊपर से आपका लगा दिया जाएगा। लेंथ के हिसाब से रेट होता है, ये आप कुछ बता रहे हैं, इसे हम समझना चाहेंगे। हाँ, लेंथ के अकॉर्डिंग है। अगर आपका 18 इंच है, इतना है, तो उसकी लेंथ, मतलब कम लेंथ का कम रेट रहता है, ज्यादा लेंथ का रेट ज्यादा जाता है। मेल्स के लिए एक्सटेंशन क्या वर्क करता है? मेल्स का एक्सटेंशन कैसे यूज होगा मुझे ये समझ नहीं आता, क्योंकि वो फॉरहेड उनके यहाँ पे हेयर रहते हैं, पीछे कम रहते हैं, तो हेयर एक्सटेंशन नहीं यूज होता है, उनके में पैच ही लगते हैं, पैच ही परमानेंट पैच लगते हैं। ठीक है, टेम्परेरी हेयर एक्सटेंशन की कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि आजकल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, किसी को जाना है क्लिप से अटैच किया लगा लिया, लेकिन मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, उसको कैसे समझेंगे कि आपके लिए बेहतर कौन सा है? उसमें भी क्या ओरिजिनल हेयर्स के आते हैं, उस तरीके की भी चीजें आपके पास मिलती हैं? बिल्कुल आते हैं, ओरिजिनल हेयर के पैच भी बनते हैं, ओरिजिनल हेयर के एक्सटेंशन भी बनते हैं। कई ऐसे हमारे क्लाइंट हैं जो रेगुलर बेस पे
हेयर एक्सटेंशन परमानेंट यूज नहीं कर सकते, बट वो टेम्परेरी यूज करते हैं, फेक हेयर यूज करते हैं, तो उसके लिए वो हमसे ओरिजिनल हेयर के एक्सटेंशन बनवा लेते हैं अपने हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग। मान उन्होंने अगर कर्ल बनवाया है तो जब उन्होंने कर्ल हेयर किया तो लगा लिया, या उनके हेयर नॉर्मली कर्ल है या स्ट्रेट है तो उसके अकॉर्डिंग वो बनवा लेते हैं। पैच भी मिड पार्टिल का पैच बनता है, मिड पार्टिंग का और साइड पार्टिंग के पैच बनते हैं। तो एक ये भी बड़ा मिथ है कि हेयर एक्सटेंशन जो परमानेंट हेयर एक्सटेंशन है वो परमानेंट होता है, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया वो परमानेंट नहीं होता, 6 से 8 महीने उसकी लाइफ रहती है। क्या उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट भी ऐसा दिया जाता है कि जिससे आपके हेयर की ग्रोथ अच्छी हो? मैम अभी मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट चल गए हैं, जैसे पीआरपी हो गया। पीआरपी एक महंगा प्रोसेस है और बहुत पेनफुल प्रोसेस भी है, बट लोग कराते हैं, पीआरपी भी कराते हैं। पीआरपी में भी आपके खुद के हेयर को ही इंजेक्ट किया जाता है हेयर्स में, आपके हेयर, तो वो भी एक ट्रीटमेंट है जो लोग करा सकते हैं, वो लोग कराते हैं, पेनफुल ट्रीटमेंट रहता है। तो वो मेल्स के लिए फीमेल्स के लिए दोनों के लिए सक्सेसफुल है? फीमेल कम करवाती हैं और मेल्स ज्यादा पीआरपी करवा रहे हैं। मेल्स ज्यादा पीआरपी करवा रहे हैं। और इसका क्या प्रोसेस रहता है, इसका क्या रेट रहता है पीआरपी के बारे में? पीआरपी की फर्स्ट सिटिंग मेरे ख्याल से 25 से स्टार्ट होती है और ये काफी महंगा प्रोसेस है, इसकी फर्स्ट सिटिंग में ही रिजल्ट नहीं मिलता है और कई लोगों को तो लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी इसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। मतलब सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये बात गारंटी नहीं है, क्योंकि जिसके ओरिजिनल बाल झड़ गए आप वापस लगा भी रहे हैं, तो कई बार बॉडी की आपकी चीजों पर भी डिपेंड करता है बालों का टिकना। ठीक है, ये बात अच्छी हुई। अब ये भी समझ लेते हैं कि जिस तरीके से हम हेयर एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, रायपुर में आपका है अपना सैलून, किस तरीके के क्लाइंट सबसे ज्यादा परेशानी लेकर आपके पास आते हैं कि हमारे को सबसे ज्यादा रायपुर में क्या परेशानी हो रही है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है या परेशानी हो रही है, और क्या ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करते हैं? मैम सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो डस्ट है। डस्ट है, उसके बाद हम केमिकल बहुत यूज करते हैं, हेयर को कलर कर रहे हैं, हेयर को स्मूथ करवा रहे हैं, स्ट्रेटनिंग करा रहे हैं, तो उससे भी बहुत हेयर फॉल होता है। फिर कई क्लाइंट बुटॉक्स, जिनके हेयर अच्छे हैं वो बुटॉक्स और कैरेटिन ट्रीटमेंट में जाते हैं। कई ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पे स्कैल्फ में तो अच्छे हेयर है, मतलब हेड में, बट नीचे आते आते वो बिल्कुल पूंछ टाइप के रह जाते हैं, तो वो लोग भी करवाते हैं, अटैच करवाते हैं हेयर एक्सटेंशन और वो अच्छे दिखते हैं। अमृत जी, क्योंकि मार्केट और सोशल मीडिया दो ऐसी चीजें हैं जहां प्रोडक्ट की बाढ़ आ गई है और आपके पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं, कई बार तो जिन्हें नॉलेज है जो एडवाइस लेके यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं, कई बार एडवर्टीजमेंट देख के और ये चीजें प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। मैं चाहूंगी लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी, क्योंकि सही प्रोडक्ट की पहचान क्या है, वो भले ही शैम्पू हो, ऑयल हो, कंडीशनर हो, सही प्रोडक्ट की पहचान कैसे करें? मैम पहली चीज तो ये है कि सोशल मीडिया में जो दिखाता है वो ओरिजिनल हर बार नहीं होता। कई लोग बहुत सही दिखाते हैं, कई लोग बहुत गलत दिखाते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। और आजकल क्या हो गया है कि हम जितने भी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं उनसे भी अपना मार्केटिंग करवा लेते हैं, भले हमारा प्रोडक्ट अच्छा हो ना हो। तो मेरा कहना ये है कि क्लाइंट थोड़ा अवेयर रहे, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हर चीज को देख के जो दिखता है वो बिकता है का मतलब ये नहीं कि हर चीज सही होगी। कई बार कई लोगों की चीज अच्छी होती है बट वो इतना अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर पाते, तो आप पहले परखें, 2-3 जगह ट्राई करें, फिर उसके बाद कोई भी प्रोसेस के लिए फैसला लें। परखें। और हर हेयर क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट भी अलग होता है, क्योंकि आपके पास तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट रहते होंगे। आप हेयर कलरिंग भी करती हैं, क्योंकि हम एक्सटेंशन की बात छोड़ के बालों पर भी यदि चर्चा करें तो हर बालों की क्वालिटी अलग होती है, उसके हिसाब से आप एडवाइस करती हैं कि क्या कुछ बेहतर बिल्कुल। कई लोगों के बाल थिन होते हैं, कईयों के थिक होते हैं। मोटे हेयर के लिए कोई भी शैम्पू कंडीशनर देना इजी होता है, बट थिन हेयर के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम कुछ भी उसको प्रेफर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें प्रॉपर ध्यान देना होता है कि सबसे पहले तो सोडियम फ्री आप शैम्पू यूज करें। मार्केट में ऐसे बहुत सारे शैम्पू जो बोलते हैं सोडियम फ्री है बट वो होते नहीं है, तो कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले उसको अच्छे से पढ़ लें। यूट्यूब जो है उसमें पूरा डिटेल दे दिया जाता है हर शैम्पू का, गूगल आपको सब बताता है, तो आप प्रॉपर उसको रीड करें, उसके बाद ही बाय करें। कई बार होता है कि हमारी फ्रेंड को वो शैम्पू शूट कर गया तो बोलती है मैं ये शैम्पू यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा है, आप भी यूज कर लो। ऐसा नहीं है,
आपके हेयर की क्वालिटी अलग है, आपके खाने पीने का तरीका अलग है, उसके खाने पीने का तरीका अलग है। बॉडी में हेयर फॉल का रीज़न हमारे खाने पीने का, हमारा डेली रूटीन से भी फ़र्क पड़ता है। तो आपकी अगर डेली रूटीन अच्छी है तो आप हर शैम्पू यूज़ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपकी रूटीन अच्छी नहीं है, आपके बॉडी में कुछ चीज़ों की कमी है, जैसे प्रोटीन की कमी है, तो हेयर फॉल होगा ही होगा। अमृत जी, एक बड़ी समस्या हम कह लें इसे कि आधी अधूरी जानकारी। Right. आधी अधूरी जानकारी के साथ बहुत सारे सैलून ऐसे ऐसे खुल जाते हैं और ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, जो रेट्स में कमी करते हैं, लोग इसकी वजह से चले जाते हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, कितनी बड़ी समस्या है ये? मैम, ये बहुत बड़ी समस्या है। आजकल घर घर में सैलून खुला है, होम सर्विस दी जा रही है। प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होते हुए भी हमने आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया है कि आप देखेंगे विंडो शॉपिंग जो अपनी हो रही है, जो कुछ भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। मान लीजिए हमसे प्रोडक्ट लिया आपने, कोई भी एक क्रीम ली, वो 500 रुपए की है। ऑनलाइन शॉपिंग जब आप करते हैं तो वो 300 रुपए की मिल रही है, तो आप मंगा लेते हो और आपको उसमें डिफरेंस नहीं पता चलता। डिफरेंस होता है, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है उसका डिफरेंस अलग होता है, उसकी डेंसिटी अलग होती है जो ऑनलाइन मिलता है। अगर जब प्रोडक्ट 500 का है तो वो ऑनलाइन 300 में क्यों मिल रहा है? या तो उसका एक्सपायरी डेट होगा या उसकी कोई तो प्रॉब्लम होगी जो वो सस्ते मिल रहा है। तो ये चीज क्लाइंट को समझनी चाहिए। वो सोचते हैं कि कई मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनको मैं शैम्पू या कोई चीज सजेस्ट करती हूँ, तो वो उस चीज़ की फ़ोटो खींच के ले जाते हैं और फिर ऑनलाइन सर्च करते हैं, फिर बोलते हैं हमने ऑनलाइन मंगा लिया था बट वो अच्छा नहीं आया। उसका रीज़न है ऑनलाइन क्या आ रहा है, आपको केन डिब्बा वो दिया जा रहा है पर अंदर प्रोडक्ट सेम है कि नहीं। तो इसके लिए आपके हेयर ड्रेसर या आपके सैलून वाले जो आपको सजेस्ट करे, और अच्छे जिनके पास एक्सपीरियंस हो, हर किसी से कुछ भी नहीं कराना चाहिए, एक्सपीरियंस वाले के पास जाना चाहिए और नहीं सी करवाना चाहिए। तो डुप्लीकेसी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रोडक्ट के साथ भी डुप्लीकेसी हो सकती है, एक्सटेंशन के साथ भी हो सकती है। अमृत जी, ये भी समझ लेते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए हेयर एक्सटेंशन किस तरीके से वर्क करता है? मैम, कैंसर पेशेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर लॉस। जैसे ही आप कीमोथेरेपी में जाते हैं आपके हेयर लॉस होने लगते हैं। मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको पता चल गया है कि आपको कैंसर है और आपके डॉक्टर ने आपको कीमोथेरेपी के लिए सजेस्ट कर दिया है, तो आप बिना सोचे समझे सबसे पहले अपने हेयर को कट करवा लीजिए। ओके। उसके बाद उसका अपने हेयर का आपका पैच बन जाता है, ओरिजिनल हेयर एक्सटेंशन बन जाता है, आपका पूरा बोलना चाहिए विग बन जाता है एक, और आप उसको यूज कर सकते हैं आपके खुद के हेयर से। आपके हेयर झड़ जाएंगे, फिर आप किसी और के हेयर का यूज करोगे, उससे अच्छा है कि आप अपने हेयर को कट कराओ, देन उसका आप विग बनवाइए और उसको यूज कीजिए। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। कैंसर इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत स्पीड से बढ़ रहा है और उससे हेयर लॉस के कारण बहुत लोग परेशान रहते हैं। तो वाकई में बहुत अच्छी एडवाइस दी है और आजकल अवेयर रहते हैं वैसे भी लोग कैंसर को लेकर। यदि आपको पहले से पता चल जाता है और बाल तो झड़ नहीं है, झड़ने से पहले अपने बालों को आप सुरक्षित रख लीजिए और जब आप ठीक हो जाए तो उसका पैच बनवा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत जी, आपकी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और यदि आप भी हेयर एक्सटेंशन से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी लेकर पहुंचे तो अमृत जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आज इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए NH 24/7 के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।